नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको साइंस के जो प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इसी ऊष्मा चैप्टर के पिछले प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 31 से लेकर 60 तक टोटल 30 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपका है कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, तथा हिमांक, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, वो जो है वो होते हैं कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। जल का क्वथनांक और हिमांक। बात करते हैं उत्तर की, तो आप जानते हैं क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, आप 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो आपका यहाँ पर तो ये डिग्री हो जाएगा। हिमांक यानी कि जमने के संदर्भ में तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, यानी कि आपका ये वाला हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32 की जो ताप है उसके सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है। पूछा बहुत जाता है परम शून्य ताप। तो चार ऑप्शन में बताना है, छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। वैसे भी आपका जो लेवल है काफी जूनियर सुपरटेट में हाई रखा गया है, तो उस आधार पर आपको हर चीज अधिक से अधिक जानकारी होना आवश्यक है। बात करते हैं उत्तर की, तो -273 डिग्री सेल्सियस डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। 33 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। 280, 290, 300 या 310। चार ऑप्शन में बताना है आपको कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी 310 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर 310 जो है वो होता है केल्विन के अंतर्गत। 34 प्रश्न आपका है कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों जो मापक्रम है उनमें एक समान है। चैप्टर हमारा ऊष्मा है, इसीलिए सब ऊष्मा पर ही आधारित प्रश्न है आपके चल रहे हैं। तो चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं तो -40 डिग्री जो है आपका सही होगा। तो कौन सा टेम्परेचर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रम पर एक समान है, तो -40 डिग्री आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 35 नंबर की न्यूनतम संभव ताप जो है वो है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, माइनस में है, और 1 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम संभव टेम्परेचर कितना जो है वो है, मिनिमम से मिनिमम आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस ना लिख करके परम शून्य आपको अधिकतर देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि परम शून्य जो ताप है, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो के नाम से भी जानते हैं, यही आपका न्यूनतम संभव ताप होता है। इससे कोई ताप, कम ताप कोई आप कह सकते हैं संभव नहीं है। और 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, आप इसको टिक करिए, इसको हटा देते हैं। आंसर आपका पहला वाला ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये परम शून्य करके लिखा होता तब हम इसे सही मानते हैं। क्योंकि जो परम शून्य ताप होता है वो जब डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो उसका मास मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका पहला ऑप्शन ही जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसी को ही हम परम शून्य ताप जो है वो कहते हैं। परम शून्य ताप, इसी को ही मैंने यहाँ पर लिखा। मैंने परम शून्य के अकॉर्डिंग इस 0 डिग्री सेल्सियस को टिक किया, जो कि आपका नहीं सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस तो अपने आप में एक सेल्सियस में ही मान दे रखा है। तो परम शून्य ताप तो आपका -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 36। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप जो है वो क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा आपका सही होगा। फॉर्मूला इस पर बेस्ड है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक बताया भी था, लास्ट में ही आया था, जिसमें पूछा था इनमें से कौन सा सही है। तो उसी में ही वैल्यू रखकर जो है इसे चेंज किया जाता है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। अच्छा चलिए फॉर्मूले सहित बता देते हैं। देखिए फॉर्मूला आपका क्या था इसका। फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, F - 32 अपॉन 9
बराबर C/5 ये था। ये सबसे इस जो 30 नंबर प्रश्न था, जैसे 36 चल रहा है, पिछले वाले वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न उसमें ही था। अब यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट का मान दे रखा है, फ़ारेनहाइट स्केल पर वो 212 दे रखा है। तो F की जगह आप मान रख दीजिए, कितना रखेंगे? 212 रखेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे 212 रख दीजिए, -32 और बटे में आपका कितना? 9। इस टाइप से होगा आपका, और बराबर में C/5 ऑलरेडी है। 212 में से आपका 32 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180 बचेगा। और 180 के इधर मल्टीप्लाइड में 5 है, तो 180 को आप 5 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 900 आएगा। तो बटे में 5 भी दे रखा, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। आपका आएगा 180 को 5 से गुणा करेंगे तो 900 आएगा, और फॉर्मूले में बटे में जो है वो 5 था, और बराबर जो है वो आपका C था। अब इस 5 से काटेंगे, 5 नहीं 9 था आपके बटे में, है ना? इसको सही कर देते हैं, 9 था और बराबर C, क्योंकि फॉर्मूला इस टाइप से था ना, F-32/9, तो बराबर C/5। तो ये जो 9 है वो यहाँ वाला था। 9 से काटेंगे तो 100 बार में आपका जाएगा, तो C का मान यानी कि डिग्री सेल्सियस में मान जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो C वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे आप फॉर्मूले में रखकर किसी में भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। 37 प्रश्न कह रहा है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। सेल्सियस पैमाने का जो 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल है उसके कितने डिग्री के बराबर होगा? उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो बी वाला आपका ऑप्शन 32 डिग्री जो है वो सही हो जाएगा। 38 प्रश्न कह रहा है मानव शरीर का सामान्य जो टेम्परेचर है वो 98 पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में जो तापक्रम है वो इनमें से कौन सा होगा? चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं और चाहे तो आपको पता भी होना चाहिए। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो आपका आंसर 36.89 जो है वो आएगा। किस प्रकार से इसे लिखेंगे? तो इस प्रकार से लिखेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो 98.4 और माइनस फॉर्मूला था ना आपका F-32, तो -32 बटे में आपका 9 था और बराबर में C/5 था। 98.4 में से 32 को जब आप माइनस करेंगे तो 66.4 आएगा, और 66.4 को जब आप इस तिर्यक गुणा करेंगे 5 से तो आपका आएगा 332। तो C का मान 332 बटे 9 आएगा, और जब इसे आप काटेंगे तो 36.89 आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। एक्चुअल में 36.88 प्राप्त होगा, 888 करके, तो नंबर ऑफ फिगर करके क्या करते हैं, बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको दशमलव आगे बढ़ा लेते हैं, इसीलिए 36.89 आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं 39, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको हम प्रैक्टिस कराते रहें। प्रश्न आपका कह रहा है फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है उस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का टेम्परेचर होता है, कितना होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो एक्चुअल में इसमें पूछा ये गया है, देखिए ध्यान से समझिए इस टाइप के प्रश्न को। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट जो मापक्रम है उस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते हुए पानी का टेम्परेचर होता है। उबलते हुए पानी का टेम्परेचर आप सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, बिल्कुल। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? क्योंकि चारों ही ऑप्शन देखिए फ़ारेनहाइट में आपको दे रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेना है उसी सूत्र से, तो आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न को कैसे घुमाया जाता है। पहले हमने देखा कि नॉर्मल तरीके से फॉर्मूला पूछा गया, फिर फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न पूछे गए, अब डायरेक्ट ना पूछ करके उसको थोड़ा सा और स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो पूछा गया है। अगला देखते हैं 40 नंबर प्रश्न कि दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान जो है वो क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से होगा, या उससे कम होगा, या उससे अधिक होगा, या फिर सभी जो है वो असत्य हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका बी वाला ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस जो है उससे कम जो है वो आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में जो है वो क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट,
120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से अलग-अलग 4 ऑप्शन हैं, कौन-सा इनमें से सही होगा ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। एक मनुष्य का टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में यानी सीधे-सीधे आपको इसको चेंज कर देना है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप क्या करेंगे चेंज करने पर? अभी तक हम क्या कर रहे थे? फ़ारेनहाइट का मान रख रहे थे। अब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो हम सेल्सियस वाला मान रख देंगे। तो इस प्रकार से फ़ॉर्मूला होता है ना आपका F-32/9 और बराबर डिग्री सेल्सियस अपॉन में, तो डिग्री सेल्सियस का मान 60 है तो हम 60 डायरेक्ट रख लेते हैं। ये यहाँ पर माइनस बना हुआ है, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं वरना आपको कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ ठीक है, F-32/9 बराबर 60/5। कितनी बार में 60 5 में कटता है? तो 5 एकम नम 5, 5 एकम नम 5, 1 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, उधर जाके तो 5 दूना 10, 12 बार में। 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 108 होता है, 12 नवैया, तो F-32 बराबर 108। तो F बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये 32 माइनस का है, उधर जाएगा प्लस में होगा, तो 108 में 32 आप जोड़ दीजिए तो आपका 32 और 8 40 होता है, यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है आपका, दे रहा है कि किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर है वो होता है। बताइए सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 4 ऑप्शन में कौन-सा सही होगा ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ध्यान रखिएगा। यही आपका सामान्य टेम्परेचर जो है मनुष्य के शरीर का होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है तप्त जो जल है उसके थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, सस्ता और हानिकारक नहीं है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जल को गर्म करना आसान है। तो 4 ऑप्शन में दे रखा है, बताना है आपको इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो आपकी जो है वो अधिक होती है, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तप्त जल के जो थैले होते हैं उनमें जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। अगला प्रश्न देख रहे हैं 44, धातु की जो चायदानी होती है उसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? अच्छा प्रश्न है, बताइए। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता है, पात्र सुंदर लगता है या इसमें स्वच्छता होती है। तो देखिए, पढ़ हम विज्ञान रहे तो आप बाकी ऑप्शन को काट कर उसमें मेन रीजन पे जाएंगे जो है सुचालक कुचालक वाला। लकड़ी का हैंडल इसलिए लगा होता है ताकि आप जब पकड़े तो वो गर्म ना आपको लगे, तो लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शॉक लगने का कोई है ही नहीं क्योंकि उसमें विद्युत तो प्रवाह कर ही नहीं जाती है। गैस पर चढ़ाते हैं तो उसमें ऊष्मा प्रवाह होती है, इसलिए अगर वो स्टील का हैंडल जो है यानी लकड़ी का हैंडल ना हो करके जैसे चम्मच देखते हैं, चम्मच एक तरफ गर्म करेंगे तो पूरा इधर भी गर्म हो जाता है, तो आप उसे फिर पकड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए आपका लगा होता है। 45 प्रश्न है कि जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या रीजन होता है? अचानक ही ग्लास विस्तारित हो जाता है या फिर संकुचित हो जाता है या फिर वाष्पित हो जाता है या फिर ग्लास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है कि जब गर्म पानी को मोटे कांच के जो ग्लास है उसके ऊपर छिड़का जाता है तो वो टूट जाता है, इसका क्या रीजन होता है? उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे जो ग्लास होता है वो अचानक से विस्तारित हो जाता है। विस्तारित मतलब होता है फैलना, संकुचित मतलब होता है सिकुड़ना। तो विस्तारित हो जाता है आपका ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। आप जानते हैं जो गर्म कांच होती है या जैसे कि बना कोई भी ग्लास हो गई कांच की है, जब उसे बनाया जा रहा है, बनाने में वो गर्म होती है। जब उसे ठंडा किया जाता है धीरे-धीरे तो वो ठोस होकर अपना आकार जो है वो ग्रहण कर लेती है। वही चीज़ इस चीज़ से भी समझिए कि अगर उसे आप गर्म करेंगे तो वो क्या होगी? वो सिकुड़ेगी नहीं, फैलेगी। तो वही है जब उस पे गर्म पानी की छींटें पड़ती हैं तो ग्लास विस्तारित हो जाता है, इसी कारण टूट जाता है। 46 प्रश्न कह रहा है कि पानी का जो घनत्व होता है वो किस टेम्परेचर पर अधिकतम होता है? अच्छा प्रश्न है, घनत्व से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 0 डिग्री, 4 डिग्री, -4 या 100 डिग्री। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी यहाँ पर आप कह सकते हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आई थिंक यही प्रश्न मैंने पिछले वाला वीडियो में भी पूछा था।
तो बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला देखते हैं 47 प्रश्न, कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? एकसार रूप से बढ़ती है, या फिर कम होती है, या पहले बढ़ती है उसके बाद कम होती है, या फिर पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा इनमें से सही होगा? बात करते हैं उत्तर की। तो 0 डिग्री सेल्सियस से जब 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो जल का आयतन पहले तो कम होता है और उसके बाद जो है वो बढ़ता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 48 प्रश्न कह रहा है कि यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाएगा तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा और फिर बढ़ेगा, या फिर घनत्व लगातार बढ़ेगा, या फिर आयतन लगातार घटेगा, या फिर घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से अलग-अलग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जल का जो आयतन होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा, फिर जो है वो बढ़ेगा। यदि आप 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करें, अभी जो प्रश्न देखा था वो 0 से 10 तक था गर्म करने के संदर्भ में, क्योंकि गर्म जब आप करेंगे किसी चीज को तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा, तो जो डिग्री सेल्सियस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर वो और आगे जाते-जाते भाप बन जाएगा। यही चीज़ 10 डिग्री से 0 में क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म में हो और जैसे-जैसे और ठंडा करेंगे वो जो है वो ठोस होता जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 49, कि साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों जो है वो फटते हैं? 4 ऑप्शन है, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, रबड़ बहुत कमजोर होती है, रबड़ कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो अच्छा प्रश्न था कि साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में जो है वो क्यों फटते हैं। गर्मियों में फटने का रीजन ही है, मैंने पहले कहा था कि गर्मियों में क्या होती है, चीजें फैलती हैं। आपने यही चीज देखा भी होगा कि जो तार होते हैं, जो बिजलियों वाले तार होते हैं वो थोड़ा सा लटका कर ही बांधे जाते हैं, ताकि गर्मी और सर्दी का उन पर प्रभाव ना पड़े, क्योंकि प्रभाव पड़ेगा तो वो जब सिकुड़ेंगे फैलेंगे तो अगर एकदम यूं तने होंगे तो वो टूट सकते हैं, तो इसीलिए इस टाइप से लगाए जाते हैं। 50 नंबर प्रश्न आपका है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी जो चौड़ाई होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 4 ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। उत्तर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। अव्यवस्थित जो है वो होती है। इस शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई जो है वो अव्यवस्थित होती है। 51 प्रश्न आपका देखते हैं कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त जो है वो क्यों हो जाती हैं? गर्मियों के दिन जो है वो लंबे होने के कारण, या फिर कुंडली में घर्षण के कारण, या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ जो समय होता है वो बढ़ जाता है, या फिर गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा कि लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ जो समय होता है वो भी जो है वो बढ़ जाता है। इसी कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त जो है वो हो जाती हैं। 52 प्रश्न कह रहा है कि धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का जो आयतन है उस पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा कि जो कोटर है उसका आयतन जो है वो बढ़ेगा, तो ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 53 प्रश्न कह रहा है जबकि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो अंदर से ज्यादा होता है, या फिर पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा इनमें से सही होगा? बात करते हैं उत्तर की। तो जब किसी भी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। यही आपका रीजन होता है। या तो थोड़ा सा बोतल आप खाली रख के जमाइए,
या तो फिर किसी दूसरे जो है वो पात्र में जो है उसे जमाइए। 54 प्रश्न कह रहा है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन जो है वो फट जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आप कहेंगे जो पाइप होता है उसमें पानी जमने पर फैल जाता है, तो यही रीजन होता है पानी की जो पाइपलाइन होती है वो फट जाती है जब आती है शीत ऋतु की बात। सेम इसी को कंपैरिजन आप ऊपर वाले प्रश्न से करिए कि बोतल जो थी, बोतल के अंदर पानी था, पानी जो है जब जमता है तो फैलता है, और जब अगर उसके अंदर जगह नहीं मिलेगी तो फैलने पर वो फट जाएगा। सेम यहीं पर शीत ऋतु में जो पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन होती है उसके अंदर का पानी जमेगा, वो फैलेगा, और वो जमने पर फैल कर जो फैलने से वो टूट जाता है। या तो आप कहेंगे पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, ये रीजन होता है। 55 प्रश्न, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बताना है आपको। उत्तर की बात करते हैं, तो क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है, यही आपका जो है वो रीजन होता है। तो दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान इसीलिए जो है वो छोड़ा जाता है, ताकि किसी प्रकार से जो पटरी है उनको नुकसान ना पहुंचे। 56 प्रश्न कह रहा है कि किसी झील की जो सतह उसका पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधा स्थल में जल का जो टेम्परेचर होगा वो जो है वो कितना होगा? बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया है कि जो अधा स्थल है उसमें जल का टेम्परेचर क्या होगा कि झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। उत्तर की बात करते हैं तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है काफी। 4 डिग्री पर पूछने का तरीका हर बार अलग अलग होता है, यहाँ पर भी अलग है। तो 4 डिग्री सेल्सियस अधा स्थल के संदर्भ में ही पूछा जाता है। 57 प्रश्न कह रहा है शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जो जलीय जीव होते हैं वो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी जो परत होता है वही जमता है। अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं या सुरक्षित जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने की प्रणाली होती है। और लास्ट है कि वो मर जाते हैं। अब देखिए मर तो नहीं जाते हैं, क्योंकि साल ठंडी तो है वो हर साल आती है, पानी हर बार चमकता है। तो अगर नहीं भी बिल्कुल पता है तो कुछ ऑप्शन को आप ऐसे ही काट सकते हैं। अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं तो ऐसा भी नहीं है, जैसे कि पर्टिकुलर एक जगह होती है जो ठंडी पड़ती है तो पूरे एरिया में पड़ती है। ऐसा थोड़ी नहीं कि बुरी अवस्था लेके कंधे पर चल दी है। तो बी ऑप्शन भी आपका कभी सही नहीं होगा। दो ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि वो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जो जल होता है उसका केवल ऊपरी लेयर होता है, परत होती है, वही जमती है। बहुत से मूवी वगैरह में आपने देखा भी होगा कि उसको अगर थोड़ा सा पीटे तो उतने क्या जो लेयर होती है वो धस जाती है और नीचे का पानी दिखने लगता है। तो वही आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। 58 प्रश्न कह रहा है आपका कि जल के संचरण की विधि कौन सी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आप सभी जानते हैं तीनों ही विधियां होती हैं। एक होती है चालन, कंडक्शन जिसको कहते हैं, एक संवहन जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं, और एक विकिरण जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। तो उपयुक्त सभी जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 प्रश्न कह रहा है कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में जो पदार्थ है उसके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? चालन, संवहन, विकिरण, तीनों 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आप कहेंगे कि जो चालन होता है, ऊष्मा के संचरण की ये जो विधि होती है, इसमें पदार्थ के जो अणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं जो है वो नहीं जाते हैं। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए प्रश्न हम जो देख रहे थे, सबसे पहले हमने सूत्र वाले देखे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पेज देखे, यानी कि फैलने पर कैसे जो है वो चीजें यानी कि गर्म करने पर कैसी चीजें फैलती हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम चालन, संवहन, विकिरण पे देख रहे हैं। तो ऊष्मा के पर्टिकुलर चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपको यहाँ से एकदम क्लियर भी होता चल रहा होगा। बात करते हैं इसके उत्तर की, पर आंसर देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार डेली अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस कराते रहें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा,
ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जुड़ सकते हैं सर्च करके भी। उत्तर की बात करते हैं इस प्रश्न के, तो संवहन आपका जो है वो सही हो जाएगा। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि में होता है। टोटल विधियां जो है वो ये 3 होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण, जिसमें संवहन जो है इसमें आपका द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब देख लेते हैं एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो के लिए प्रश्न, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में अगर 10 मिनट का समय लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? क्या 10 मिनट ही लेगा? क्या 10 मिनट से कम लेगा? या 10 मिनट से अधिक लेगा? या फिर निश्चित ही नहीं है? बताइएगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सभी लोग इंटरेस्ट लीजिए। बहुत ही विज्ञान अच्छा सा चैप्टर है, अच्छा सा विषय है। इंटरेस्ट लेकर पढ़िए तो डेफिनेटली आपको मजा भी आएगी और अच्छे से आप पढ़ भी लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। 30 में से कितने प्रश्न सही करे आपने, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर सभी के साथ अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।